हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की पूरी एमसीक्यूज़ एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10th के, उनमें आने वाले सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं चैप्टर वाइज सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक जहाँ जहाँ से भी आपके एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सबको इस सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। ओके, तो मैं जो एमसीक्यूज कवर करूंगा वो आपके सामने ये बुक रखी हुई है, परीक्षा बोध, यहाँ से कवर करूंगा। मार्केट में अलग अलग तरह की किताबें अवेलेबल हैं, परीक्षा सार भी हैं, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लगभग जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सब मिलते जुलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अवर पॉलिनोमियल। तो इसमें जितने भी ये एमसीक्यूज हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे इस वीडियो में, और थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ, बैचमेट के साथ, जूनियर्स के साथ, सभी के साथ, क्योंकि ये एक वीडियो जो एक कंपाइल फॉर्म में बनने जा रही है, ये आने वाले सालों में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा एमसीक्यूज पॉसिबल नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। तो लगभग हम सभी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बाद आने वाले आपके जूनियर्स के लिए भी हेल्पफुल रहे हमेशा के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो चूंकि इसके बेसिक अब हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एमसीक्यूज पर बात करेंगे। जो जो टॉपिक जैसा आता जाएगा मैं आपको उसके बेसिक बताते जाऊँगा। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन इसका हम ले रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल, सबसे पहले एक फंडा समझ लीजिए और एक छोटा सा फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हमारा जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है ax⁻² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं आपके सामने, जिसके क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से सभी चीज़ों को आप समझेंगे ना। ओके, दिस इज अवर जनरल फॉर्म। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। देखिए यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, a x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट नंबर होता है, सिर्फ एक सिंपल नंबर जिसमें x नहीं होता, वेरिएबल। मैक्सिमम पावर यहाँ पर x का 2 है, इसी वजह से इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। अब किसी भी एक्सप्रेशन का जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने उसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं। यहाँ जो सॉल्यूशन निकल के आता है चैप्टर नंबर 1 में, उस सॉल्यूशन को हम जीरो बोलते हैं। यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को क्या बोला जाता है? जीरो। अब जाहिर सी बात है x का पावर 2 है तो दो ठो वैल्यू आएगी, तो दोनों वैल्यूज को हम जीरोस बोलेंगे। एक वैल्यू को, x की एक वैल्यू को मैं अल्फा बोलूँगा और x की दूसरी वैल्यू को मैं बीटा बोलूँगा। यानी कोई नंबर होंगे ये, तो नंबर को मैं अल्फा और बीटा से दिखा रहा हूँ, ये अल्फा बीटा ही जीरोस कहलाते हैं, यानी x के दो ठो सॉल्यूशन। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए आप? अब ये दोनों जो रूट्स हैं या इनको जीरोस बोलते हैं, तो इसमें एक रिलेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं कि अगर हम दोनों जीरो को ऐड कर दें, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये न्यूमेरिकली हमारा जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक का, ये -b/a के बराबर होता है। और दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों जीरो का मल्टीप्लिकेशन, ये न्यूमेरिकली c/a के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक लेक्चर में की जा चुकी हैं, तो आप वहाँ के कंसेप्चुअल लेक्चर से इसको मैच कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, इसको देख लीजिए। सम ऑफ जीरो का मतलब दोनों जीरो का एडिशन किसके बराबर होता है? -b/a। ये b/a/c कहाँ से आएगा? यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन से। x² के साथ जो रहेगा वो a हो जाएगा, x के साथ वाला b हो जाएगा, और बिना x वाला c हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है -b/a सम ऑफ जीरो निकालने के लिए, c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए। इससे डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया है,
दिख रहा है। और इसका हमको जीरो का प्रोडक्ट निकालना है, यानी ये वाली चीज़ निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो C/A के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ABC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते जाइए, मैं फटाफट आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आराम से समझिए इसको, थोड़ा सा हम अपनी सेटिंग पहले बना लें इसको रखने की, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ना, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, 4x² + 4 √3x + 3। इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इससे, तो देखिए x² के साथ जो रहेगा वो क्या बन जाएगा a, x के साथ जो रहेगा वो क्या बन जाएगा b, तो ये b की वैल्यू हो गई, और बिना x वाला जो रहेगा वो क्या बन जाएगा c। ABC आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट शॉर्टकट में हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, C/A। C कौन है 3 और A कौन है 4, तो 3/4 हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर है 3/A, तो हम इसमें क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको परीक्षा में सिर्फ जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका आंसर लिखना रहता है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल हमको क्या दिया है, x² - 9, और इसका जीरो पूछ रहा है। जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू, देखो जीरो किसको बोलते हैं हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू, x की वैल्यू को बोलते हैं, यानी अल्फा और बीटा को। ये वो वैल्यू होती हैं जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह रख दें तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, यानी इसका वैल्यू जीरो कर देगा, तो इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमको पता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी x की वैल्यू रखने से, तो इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x² = 9, तो जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 9 रूट में आ जाएगा, और रूट से जब कोई भी चीज़ बाहर आती है वो प्लस माइनस में आती है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये +3 भी हुआ -3 भी हुआ, दोनों चीज़ें आ गई। अब हम अपने ऑप्शन में खोजते हैं, +3 -3 कहीं दिखता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी में सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप देख सकते हैं, यहीं पर मैं इसको बनाता हूँ। पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² - 1, तुरंत इसको इक्वल टू जीरो करिए अगर जीरो निकालना है, और यहाँ से x² = 1, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट से बाहर कोई भी चीज़ प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +1 -1। यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यही पहला वाला है +1 और -1, तो यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया, तो इसमें हम टिक लगा लेते हैं, ठीक। सेम ये क्वेश्चन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पर बना लेते हैं, x² - 4, x² - 4 = 0, x² = 4, x = √4, x = +-2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जिसमें +2 और -2 दोनों दिखेंगे, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें +2 और -2 दोनों दिख रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 4 and -1 देन इट्स फैक्टर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम बोलते किसको हैं, यहाँ देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम अल्फा और बीटा को बोलते हैं, x की दो वैल्यू को, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ हमको दिया हुआ है, यानी एक जीरो दिया है 4, और दूसरे जीरो को मैं बीटा लिख लेता हूँ -1, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते 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 यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ना, ax² + bx + c, जब आप इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो लास्ट में जाके ऐसे दो ठो डब्बे बनते हैं। उसके बाद इन्हीं दोनों डब्बों को आप इक्वल टू जीरो करते हो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलती है, एक वैल्यू अल्फा मिलती है। उसके बाद ये दूसरा डब्बा आप इक्वल टू जीरो करते हो, तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू मिलती है जिसको बीटा बोलते हैं, ये इस तरह से निकलता है। तो ये x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू निकलता कैसे, जब इस डब्बे को इक्वल टू जीरो करते हैं, यही दोनों डब्बे फैक्टर कहलाते हैं, यानी ये वाले, ठीक है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये दो डब्बे के अंदर जो x - समथिंग x + समथिंग लिखा रहता है, यही डब्बे फैक्टर कहलाते हैं। तो हमको फैक्टर बनाना है, तो बनाने का तरीका देखिए, इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो करने से x की वैल्यू आती है, तो अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले लूँ तो इक्वल टू जीरो बचेगा, तो ये जब इधर आ जाएगा जो कुछ बचेगा वही इसका फैक्टर कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये दो ठो जीरो हमारे पास हैं, यानी ये दोनों x की वैल्यू होंगी। x = अल्फा होता है और x = बीटा, x की वैल्यू ही ना जीरो कहलाती है। तो और यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है -1, दिस इज x, दिस इज x। इस 4 को इधर बुला लीजिए, 4 प्लस में है इक्वल की, इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। ऐसे ही ये -1 इधर आने के बाद +1 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। ये दो ठो डब्बे तैयार हो गए, यही फैक्टर हैं, यानी x - 4 और x + 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन में x - 4 और x + 1, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में बहुत आते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी है। इफ px = 2x² - 3x + c
देन p ऑफ 2 इज इक्वल टू, p ऑफ 2 का मतलब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आता है उस x में 2 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ x आता है, यहाँ x आता है, यहाँ हर जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है। इसको मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और हमको p ऑफ 2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 रख के, ये पावर 2 है ना, जहाँ भी x आता है वहाँ वहाँ इसको रख के सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 2 का पावर 2 4, 3 2 जा 6 प्लस 6, ये कैंसिल हो गया, 8 इसका ऑप्शन है। तो इसमें हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर निकालना है, ध्यान से देखिएगा ना कैसे निकालते हैं फैक्टर। इसका 5वां क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका एक फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब वही ये डब्बे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये डब्बे में लिखना यही तो फैक्टर है। तो बिल्कुल इसको भी आप फैक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए दिस इज ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, और ए प्लस बी, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे फैक्टर हो गए। अब ये अगर हमारे ऑप्शन में है तो हम उस ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए x माइनस 4 और x प्लस 4, कोई ऑप्शन दिखता हमको यहाँ पे, देखिए x प्लस 16 नहीं है, x माइनस 16 नहीं है, x प्लस 4 ये है, दिख रहा है x प्लस 4, और x माइनस 8 नहीं है। तो इसका मतलब है x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है ये, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर हमको बताना है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 6वां क्वेश्चन ना, हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है आप सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी 2 बार है ऐसे, और डब्बे में कोई चीज़ रहती है वो फैक्टर कहलाती है। इसका मतलब है यही दोनों क्या है, फैक्टर। अब ये कोई ऑप्शन है हमारे पास ए प्लस बी का, देखिए ए प्लस बी 2 बार, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है फैक्टर। सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। अब आप देखिए हम इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाएंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां सवाल, ठीक। इसको थोड़ा ऐसे खसका लेते हैं, है ना। सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जो जीरो हैं उसका सम निकालना है। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, ये b की वैल्यू हो गई ना, समझते जाना। c की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट होता है। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। माइनस और b कौन है, ये 4√3 अपॉन ए की वैल्यू 4, ये 4 कैंसिल हो गया, -√3 बचा। तो -√3 ही क्या है, सम ऑफ जीरो। कोई ऑप्शन हमारे पास है -√3, ये b वाला है। तो इसका मतलब है ये हमारा b ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सम निकालना है। तो हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए फॉर एप्पल क्या मिल जाएगा, 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी फॉर बॉल क्या मिल जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 7, और सी फॉर कैट क्या मिल जाएगा, -9। पूरे साइन के साथ, जो साइन रहता है वही साइन लेना है। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 2, -7/2 इसका ऑप्शन होगा। कोई ऑप्शन दिखता है, ये है -7/2, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर बना लेते हैं। पॉलिनोमियल पहले मैं लिख लेता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी इससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसमें आप देखेंगे ये सवाल है हमारा ना, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे। b की वैल्यू x के सामने कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे। c की वैल्यू -12। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू -b अपॉन a के बराबर होता है। ये फार्मूले का माइनस, b की वैल्यू a की वैल्यू जो कि -1 हुआ। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। -1 कहाँ पर दिखता है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल सेम है। 10वां सवाल, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा है। 10वां सवाल यहीं से देखेंगे ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये है सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और c की वैल्यू 24। और सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a।
तो ये हो गया -10/1 और अपॉन का 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ -10, तो इसका मतलब है इसमें -10 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें क्या पूछ रहा है देखिए 11वें क्वेश्चन में इधर का काम हमारा खत्म हो गया ना, अब हम इधर आते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल होने के लिए एक शर्त होती है कि जितने वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल है, ये एक्स स्क्वायर, ये x वेरिएबल है, ये एक्स स्क्वायर, ये x वेरिएबल है। पॉलिनोमियल के लिए शर्त ये होती है कि किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी 0 हो, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे नंबर। डेसिमल नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 0 है, सब होल नंबर है। ये भी x का पावर 1 है, होल नंबर है, x का पावर 2 है, होल नंबर है। ये x का पावर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x का पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सम ऑफ 2x + 5 एंड 3x - 2, इसका सम जोड़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है और ये सम का साइन लगाना है। 3x - 2, x वाला x वाले के साथ जुड़ गया, 2x और 3x 5x हो गया, और 5 प्लस में 2 माइनस में, तो 5 में से 2 हो गया, 3 हो गया पॉजिटिव साइन के साथ, इसका ऑप्शन हो गया 5x + 3, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो हमने इसके 12 क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगले पन्ने में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। ओके, इस पेज के सवाल देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं ना कभी कभी। देखिए, इफ डिवाइजर ऑफ fx इज x + a देन रिमाइंडर विल बी, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? इफ डिवाइजर ऑफ fx इज x + a, क्वेश्चन नंबर 13। डिवाइजर बोलते हैं डिवाइड करने वाले को, x + a ये डिवाइजर है। डिवाइजर ऑफ fx यानी fx का डिवाइजर, यानी fx डिविडेंड हो गया। डिविडेंड कौन है? f ऑफ x, कोई होगा इसका इधर टर्म, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमको बताना है, रिमाइंडर ये हमको निकालना है कितना होगा। इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बताता है, ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि आप क्या करिए, डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर लीजिए। डिवाइजर कौन है? x + a इक्वल टू 0। याद रखिएगा, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल गई। अब x की वैल्यू को उठा के आप डिविडेंड में पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x आता है। तो डिविडेंड कौन है हमारा? f ऑफ x, x की जगह क्या रखना है? -a, तो x की जगह -a रख दीजिए। जो भी इसका एक्सप्रेशन होता, आगे भी एक्सप्रेशन लिखा रहता, तो जहाँ जहाँ x आता वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देते, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा इसका, यही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम हमको बताता है। तो f ऑफ -a रिमाइंडर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इफ डिवाइजर ऑफ fx इज x - a देन रिमाइंडर विल बी, सेम सवाल है, तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये हमारा क्या है? डिवाइजर। अब ध्यान से देखते जाइए, डिवाइजर को इक्वल टू 0 किए, x की वैल्यू a मिल गई। अब आप इसको उठा के कहाँ रख देंगे? fx में। तो fx में जैसे आप x की वैल्यू डालेंगे, इसका सॉल्यूशन ही रिमाइंडर कहलाता है, तो दिस इज रिमाइंडर। तो f ऑफ a इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इफ डिवाइजर इज दिस, अब देखिए, इफ डिवाइजर ऑफ fx इज x - 2, तो डिवाइजर है x - 2, तुरंत डिवाइजर को इक्वल टू 0 करिए, x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू उठा करके fx में रख दीजिए। fx में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, दिस इज अवर रिमाइंडर। तो f ऑफ 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, द सम ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, द सम ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 16। p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + 6, दिस इज पॉलिनोमियल, और इसका 0 का सम निकालना है। तुरंत इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -5 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। अब सम ऑफ 0 का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a के बराबर होता है, माइनस, और ये b की वैल्यू आप -5 रखेंगे और a की वैल्यू 1, माइनस +5, और नीचे का 1 नहीं लिखते। ये हमारा ऑप्शन हो गया 5। तो कोई ऑप्शन मैच करता है 5? यस, ये है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन, इसका जीरो निकालना है हमको ना, इसका हमको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ये 2019 में पूछा गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिनोमियल का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और इसका जीरो निकालना है। याद रखना, सम नहीं पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, सिर्फ जीरो पूछा है। तो उसको कायदे से उसी तरीके से बनाएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से। तो जीरो निकालने के लिए इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने का तरीका है, जीरो मतलब x की वैल्यू, जीरो का मतलब x की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इधर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 4, 4। तो ये हमारा टारगेट है। अब दो नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 4 आए और प्लस या माइनस करने में ये 3 आता हो। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर 4 है और एक नंबर 1 खुद है। 4 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा और 4 में 1 घटा दोगे 3 आ जाएगा। तो दो नंबर हमको मिल गए। अब एक्स स्क्वायर इस साइन तक लिख लीजिए, पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 1, एक्स साथ में लगा रहा है क्योंकि इसमें एक्स लगा हुआ है। ये इस तरह से ब्रेक हो गया। अब 4 में 1 घटा के 3 आता है, लेकिन यहाँ एक माइनस साइन यूज हो चुका है और दोनों को अगर घटाना है तो हमको यहाँ प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो सब्ट्रैक्शन का एक्शन होगा। और ये -4। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ बचेगा x -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो होगा और यहाँ बचेगा x -4। दोनों डब्बे सेम बनने चाहिए। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x -4 का डब्बा। तो x -4 का डब्बा बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 1। ये दोनों हमारे फैक्टर हैं। अब दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करिए, x -4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया x = 4 और x = -1। ये दो x की वैल्यू है, यही रूट है या 0 है। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 और -1 होना चाहिए। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस विल बी, हाँ, एक ऑप्शन हमारा क्या आया 4 और एक ऑप्शन क्या है -1। दोनों में से खोजिए। ये -1 दिख रहा है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो -1 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इफ डिवाइजर ऑफ दिस इज x + a देन रिमाइंडर विल बी। सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमारा डिवाइजर कौन है, x + a। तुरंत डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस, इसको कहाँ पुट कर दीजिए, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल है px = 2x - a। तो x की जगह क्या रखना है, -a। ये तो ये हो गया -2a - a। कितना बनेगा भैया, ये आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखते जाइए। माइनस माइनस प्लस, तो 2a और 1a जुड़ के कितने हो गए, 3a, और साइन माइनस का आएगा। ये इसका रिमाइंडर माना जाएगा। यहाँ हमने क्या रखा हुआ है, -a। ठीक, दिस इज रिमाइंडर -3a। ऑप्शन देखते हैं कोई है -3a, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है -3a। तो हमने इसके सारे क्वेश्चंस लगभग बना लिए। अब हम आते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ और इनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होता है, इसलिए जितने पावर होते हैं उतने जीरो होते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, 2। वो 2 आप नंबर में भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जैसे चाहें। ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय दिस रिमाइंडर इज, ये रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन ये बोलता है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर को क्या करना है आपको, 0 को इक्वल, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसको उठा के इसमें रख देना। देखिए x² की जगह -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, ये कितना हो गया, 1। भाई किसी भी निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, ये तीनों जुड़ के क्या दे देंगे, 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, 3। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग दिस रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये है डिवाइजर, हमारा डिवाइजर है, इसको तुरंत इक्वल टू 0 करिए, x की वैल्यू a मिल गई, इसको उठा के fx में रख दीजिए। जैसे ही आप इसको fx में रखेंगे x की जगह, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ a। ठीक, हाँ, इफ़ px इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। p ऑफ -1 का मतलब जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आप कर लेंगे खुद से। ऑन डिवाइडिंग दिस, ये रिमाइंडर थ्योरम पर है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुका, आप रिमाइंडर थ्योरम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। द सम ऑफ x + 3 x + 4, x जुड़ के 2x हो गया और 3 और 4 जुड़ के 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x + 7। इन पॉलिनोमियल दिस द कोफिशिएंट ऑफ x इज, x का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ में लगा हुआ नंबर। इधर के क्वेश्चंस देखिए,
इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नंबर ऑफ जीरो आर, इसमें कितने जीरो निकलेंगे, इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो जीरो भी कितने होंगे 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। इन पॉलिनोमियल दिस द प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सी अपॉन ए। समझ रहे हैं ना, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इन पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो, ये भी आप क्वेश्चन बना चुके हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इन क्वेश्चनों का आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2018 में आया हुआ सवाल देखिए, सम ऑफ 5x प्लस 2 3x माइनस 2, दोनों जोड़ेंगे तो 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x और 3x मिलके 8x हो जाएगा, 8x इसका आंसर है। द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, इसका आंसर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, या यहाँ पर जैसा लिखा है कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, बी किसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, सुधार लेना भैया परीक्षा बोर्ड में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी अपॉन ए होता है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और माइनस बी अपॉन ए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रू फॉल्स यहाँ से नहीं पूछा जाता, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे सीधा चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ से वैसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते, कभी कभार इक्का दुक्का एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एमसीक्यू आपसे पूछा गया 2023 में, वैसे नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके कुछ जनरल एमसीक्यू डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सवाल देखिए, द प्राइस ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45, इफ प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज एक्स एंड 1 पेंसिल इज वाई, देन करेक्ट रिलेशन इज। इसको ध्यान से समझिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये देखिए दो इक्वेशन होते हैं, दोनों में एक्स और वाई के पावर 1 1 होते हैं। पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए शर्त ये होती है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं a1 अपॉन a2, इनका जो आंसर है इनको डिवाइड करने पर b1 अपॉन b2 को डिवाइड करने पर दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों का रेशियो अलग अलग होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इनका एक आंसर निकलेगा, x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू। और अगर a1 अपॉन a2 किए और b1 अपॉन b2 किए दोनों बराबर हो गए, तो फिर हम c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे, अगर ये बराबर नहीं आया, इन दोनों के बराबर अगर c1 अपॉन c2 नहीं आया, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर आपने a1 अपॉन a2 किया, b1 अपॉन b2 किया, c1 अपॉन c2 किया और तीनों में आंसर बराबर आ गया, एक जैसा आ गया रेशियो, तो ऐसे इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है और हम एक भी सॉल्यूशन नहीं निकालते उसके, तो उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इतनी सी बात सिर्फ आपको इसमें याद रखना है, तो इसके आपसे न्यूमेरिकल जो कुछ भी है वो बन जाएंगे। अब यहाँ हमारा जो पहला सवाल आता है इसको देखिए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव, इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ 1 कॉपी और 2 पेंसिल इज 45, ये हमको इक्वेशन बना के दिखाना है। उन्होंने बोला है एक कॉपी की कीमत कितनी है x और एक पेंसिल की कीमत कितनी है y। अब ध्यान से देखिएगा, एक कॉपी की कीमत x है और यहाँ कितनी कॉपी खरीदी गई, एक कॉपी, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी x। एक पेंसिल की कीमत कितनी है y और यहाँ 2 पेंसिल खरीदी गई तो कितनी हो जाएगी 2y, और दोनों मिला के कितनी होती है 45। ये रिलेशन सही होना चाहिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 45, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, इन अ जू टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड स्वान बर्ड्स इज 180। किसी चिड़ियाघर में डियर बोलते हैं किसको, 4 पैर वाला जानवर, चित्तल जिसको कहते हैं, या आप हिरण जिसको कहते हैं, ठीक, और स्वैन चिड़िया होती है, पक्षी, उनके दोनों के पैर मिला के कितने पैर काउंट किए 180। इफ़ डियर हैव एक्स लेग, एक डियर के कितने पैर होते हैं 4, तो इफ़ डियर हैव एक्स लेग्स एंड बर्ड हैव वाई लेग्स देन करेक्ट रिलेशन इज। तो देखिए डियर के एक्स लेग होते हैं, टोटल लेग बताया है डियर के एक्स और बर्ड के वाई। हमको पता है कि एक डियर के कितने पैर होते हैं, कितने 4, तो एक्स डियर के कितने पैर हो जाएंगे 4x। एक बड़ी बर्ड के कितने पैर होते हैं 2, तो वाई बर्ड के कितने पैर हो जाएंगे 2y, और दोनों मिला के कितने हैं 180। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक, इफ देयर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस देन वैल्यू ऑफ x। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। एक एंगल कितना दिया है x डिग्री, दूसरा कितना दिया है x प्लस 40 डिग्री, तीसरा कितना दिया है x प्लस 20 डिग्री, तीनों जोड़ दीजिए, तीनों का सम कितना आएगा 180। ठीक है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जोड़ के देख लेते हैं, x x x कितने हो गए 3x,
40 और 20 कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना आएगा ये 120 और डिवाइड में 3 आ जाएगा यहाँ से और ये इसको काट के कितना बना देगा 40। तो इसका आंसर क्या होगा 40, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 15 मैना एंड कुकू सीटेड ऑन अ ट्री। एक पेड़ पर 15 मैना और कुकू बैठे हुए हैं, दोनों चिड़िया हैं। इफ नंबर ऑफ मैना आर x एंड नंबर ऑफ कुकूस आर y, देन करेक्ट रिलेशन इज, यानी कितनी मैना है, नंबर ऑफ मैना आर x एंड नंबर ऑफ कुकूस आर y, देन करेक्ट रिलेशन इज x मैना है y कुकू है और यहाँ टोटल कितना बताया है 15, तो दोनों का सम 15 होना चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इधर का। इफ ग्राफ ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3,7 देन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम विल बी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी लीनियर इक्वेशन का, एक तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए इफ ग्राफ ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,7, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर कटता है 3,7 पर, ये एक लाइन होगा ये दूसरा लाइन होगा, तो हमसे ये पूछा जा रहा है देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम विल बी। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, आपने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इस तरह से, दो लाइन एक दूसरे को काटती है, जहां पर काटती है उसका कोऑर्डिनेट ही x और y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 7, यानी एक एक वैल्यू है। नो सॉल्यूशन में कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, पैरेलल होती हैं, और मेनी सॉल्यूशन में एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनका ग्राफिकल नोटेशन होता है। तो इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 हो जाएगी, ये देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आता है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइन देन सॉल्यूशन हैव। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये देखिए ये दो ठो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है यूनिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैव, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इधर आप समझ चुके, इस तरह से हम डिवाइड कर करके देखेंगे कैसा आता है रिलेशन। तो देखिए कैसा आता है, देखते हैं। यहाँ पर a1 कितना है 5, a2 कितना है 15, तो ये कट के कितना हो गया, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं a1/a2, तो ये 1/3 आया। ठीक, फिर हम निकालेंगे b1/b2, b कौन है 3 और इधर कौन है y का कोफिशिएंट 9, ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/3, दिख रहा है कट के, तो ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, यानी ये दोनों बराबर हो गए a1/a2 b1/b2। अब हम c को चेक करेंगे, c इधर कितना दिया है देखिए c1/c2, इधर ये है 12 और इधर कितना है 15, 4 3 जा और 4 5 जा, नहीं सॉरी 3 से कटाएंगे ना, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो ये कितना आ गया 4/5, यानी c1/c2 बराबर नहीं आया, यानी ये वाली सिचुएशन हो गई, a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए नो सॉल्यूशन, अच्छे से बनाएंगे। फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ k शुड बी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसमें k की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं a1/a2 b1/b2 क्या, देखिए a1 क्या है, x का कोफिशिएंट a कहलाता है, यहाँ 1 है, और इसमें x का कोफिशिएंट जो 3 है वो a2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, b1 कौन है यहाँ पे -k, और यहाँ देखिए b2 कौन है 2, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल की तरह ही सॉल्व होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 1 जा 2 और 3 उधर चला जाएगा, नॉट इक्वल टू -3k। अब ये -3 इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -2/3 नॉट इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2/3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होनी चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल टू लिखा है, k क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है k नॉट इक्वल टू -2/3, यानी k सिर्फ -2/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए -2/3, ये ऑप्शन सी करेक्ट है।
ठीक। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, फॉर दिस टू इक्वेशन करेक्ट रिलेशन इन कोफिशिएंट इज, इन दोनों इक्वेशन के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो दोनों में पहले हम a1/a2 b1/b2 लिख लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। इसमें a1 क्या है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 15, और ये है a2, ये a1/a2 कर लिए, ठीक। उसके बाद b1/b2 क्या होगा, दिस इज -3 और यहाँ से -12। उसके बाद c1/c2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 और यहाँ से 56, ठीक है। अब काट के देखते हैं क्या क्या बनता है। 15 चौके 60 होता है, तो दिस इज 1/4, माइनस माइनस कट गया, 3 को 12 से कटाइए या 3 से 12 को कटाइए, दिस इज अगेन 1/4, तो ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया। इसको करके देखिए 4 से मल्टीप्लाई या 2 से कटा के देखते हैं, 2 7 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 28, ठीक है, 2 8 जा 16, ओके, 7 1 जा 7 4 जा, दिस इज अगेन 1/4। तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर जब होते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो क्या होता है, मिनी सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, मिनी सॉल्यूशन, यानी तीनों बराबर, यानी ये ऑप्शन है ये, ठीक। अब अगला देखिए 10वां, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 इन विच स्मॉलर नंबर इज 50 देन बिगर नंबर इज। दो नंबर का अंतर 14 है, ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूं, कैसे बनाऊंगा इसको, इधर बनाता हूं, देखना ना। क्वेश्चन नंबर 10, दो नंबर है, एक है मान लो x और एक है y। हम मान लेते हैं कि x जो है y से बड़ा है, ये दो नंबर है। क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, x बड़ा है y छोटा हमने माना ना, इन विच स्मॉलर नंबर इज 50, यानी दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, दो नंबर का डिफरेंस 14 है, और दोनों में जो छोटा है x और y में छोटा किसको बनाया हमने, y को। तो क्वेश्चन लिखता है कि इन विच स्मॉलर नंबर इज 50, दोनों में जो छोटा है वो कितना है 50, तो बड़ा नंबर बताइए, बड़ा नंबर कौन है x, तो 50 उधर भेज दीजिए, 50 इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 प्लस 50 हो गया, ये हो गया 4 5 और 1 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 64, यानी बड़ा नंबर क्या होगा 64। इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सी वाला। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ये दो लीनियर इक्वेशन दिया है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन पूछ रहा है, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये 2023 में पूछा गया है। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन देन सॉल्यूशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये पहले हम कर चुके हैं। यानी कोई भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन का अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन बोले तो ये दो लाइन जो एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करे, उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ऐसा होता है यूनिक, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y, वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y, इट्स इक्वेशन फॉर्म। एक वेरिएबल जो x है वो दूसरे वेरिएबल y से डबल है, ये x जो है वो y से डबल है, तो कैसे लिखेंगे इसको, x जो है वो 2 टाइम y है, 2 टाइम y, इट्स इक्वेशन फॉर्म। तो इसको इक्वेशन में अगर लिखना है तो क्या करोगे, 2y को इधर बुला लोगे, इधर 0 बचेगा, ये इसका इक्वेशन फॉर्म होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इसका ऑप्शन हो गया जी, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से नहीं पूछा जाता तो उसको हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करेंगे। ट्रू फॉल्स आता है तो ट्रू फॉल्स हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्या इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तुरंत कोफिशिएंट को डिवाइड करना शुरू करिए, तो 2/3, ठीक है। एक हमारा क्या बन गया, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट करते हैं अपन, जल्दी जल्दी बनाते हैं ना, ये ट्रू फॉल्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2/3 किया, उसके बाद y वालों को डिवाइड करिए 4/6, तो इसको काट के देखिए 2 और ये 3 से कट जाएगा, ये दोनों बराबर आ गए। तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों बराबर हो गए, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये फॉल्स हो गया। कैसा हो गया ये, दिस इज फॉल्स। इसको देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इसको हम यहाँ तुरंत कंपेयर करते हैं, फटाफट देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, दोनों डिवाइड करिए, कितना हुआ 1, ये कितना हुआ -1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन लिखा है मतलब ये ट्रू है, ठीक। इधर आ जाते हैं, ऊपर देखिए, ओके। द पेयर ऑफ,
अच्छा, इनको तो आप बना सकते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड दिस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होती है, ये सब बराबर होने चाहिए आपस में। अगर ये सब के सब बराबर हो गए तो ये इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, बराबर नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो करके देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, ये है x का कोफिशिएंट 1, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2। यहाँ है कांस्टेंट नंबर 6 और यहाँ है कांस्टेंट नंबर 9। क्या दोनों बराबर हैं? 1/2 1/2, लेकिन 3 2 जा और 3 3 जा, ये 2/3 है। दोनों बराबर नहीं आया, लास्ट वाला बराबर नहीं आया, यानी ये वाली कंडीशन हो गई, यानी ये नो सॉल्यूशन। और हमसे क्या पूछा है? इन्फिनिट सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट लाइव्स ऑफ कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक आते हैं। एक के ऊपर एक कौन होता है? मेनी सॉल्यूशन वाला। समझ में आया? तो मेनी सॉल्यूशन के लिए सब बराबर होना चाहिए, तो बराबर करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं जी इसमें। एक है 1 और इधर क्या मिल जाएगा 2, फिर इधर y का 1 और इधर y का 2, फिर इधर क्या है 4 और इधर क्या है 8। ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/2। तीनों बराबर हो गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यस, दिस इज कोइंसिडेंट, यानी इसका जो ग्राफ है वो एक के ऊपर एक बनेगा, तो ये ट्रू है। सातवां देखिए, जो 2018 में पूछा गया हमसे। ठीक है, तो 2018 में जो सवाल आए हैं उसको देखिए, ध्यान से समझिए क्या है। ऑन पुटिंग x = 3 y = 4 इन द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ p इज 5। इसमें पुट करके देखिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है, यहीं पर लिख लेता हूं मैं, 7x - 4y = p। x की जगह क्या रखना है 3, तो हम यहाँ पे 3 रख दिए। y की जगह क्या रखना है 4, तो p की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो 7 त्रिक 21 हो गया, 4 4 + 16 हो गया, ये p की वैल्यू होगी। 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो p की वैल्यू 5 हो गई। उन्होंने 5 लिखा ही है, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये ट्रू है। ठीक, ये करेक्ट, दिस इज ट्रू। फिर अगला 2022 में पूछा गया है, इफ इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 देन ए यूनिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। आंसर है नो, दिस इज फॉल्स। यूनिक का सॉल्यूशन का तो आप समझ गए क्या होता है, ये होता है इफ इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस देन ए यूनिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। आंसर है यस, ये यूनिक सॉल्यूशन की ही कंडीशन होती है, दिस इज ट्रू। इफ इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीनों बराबर हैं तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है, ये फॉल्स हो गया। व्हेन ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस देन इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। ये देखिए, जब पैरेलल लाइन होता है तो नो सॉल्यूशन होता है, यस, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन हमने बना लिए। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के MCQs की प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, देखिए, ax² + bx + c = 0। याद करिए चैप्टर 1 में जो मैंने भी आपको बताया था, यहाँ दिखाता हूँ पन्ना, देखिए, पॉलिनोमियल में भी ax² + bx + c क्वाड्रेटिक फॉर्म था इसका, जनरल फॉर्म। सेम यहाँ है, बस इसमें =0 लगा दिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल साइन आ गया। तो इसमें जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 0 निकलते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम उसको 0 बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको 0 ना बोल के क्या बोलते हैं? रूट। तो जीरो की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? रूट। बाकी जितना कॉन्सेप्ट आपने पहले चैप्टर में देखा, सेम टू सेम यहाँ पर तीसरे चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट है। तो जैसे 2 रूट निकलता है, दोनों रूट का नाम हम अल्फा बीटा रखेंगे, जैसे वहाँ 0 के नाम अल्फा बीटा रखे थे, तो यहाँ भी 2 रूट के नाम क्या है? अल्फा बीटा। अब सेम चीज़, सम ऑफ 0 था अल्फा + बीटा - b/a, तो यहाँ हम 0 को सम ऑफ रूट बोलेंगे अल्फा + बीटा - b/a। सेम चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 था अल्फा बीटा c/a, तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा × c/a। समझ में आया? इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं, और ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बौद्धियान थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो भी नाम है इसका, तो इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगली चीज़ देखिए, इस फार्मूले में रूट के अंदर ये जो चीज़ आती है b² - 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम d से दिखाते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, यानी b² - 4ac, यहाँ से ABC निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे और ये पॉजिटिव नंबर आ गया, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट निकालना संभव होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हमको 2 रूट निकलते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 आंसर, 2 रूट हमको मिलते हैं रियल।
लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते समय जीरो हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया जीरो के कारण। तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा x का, माइनस बी अपॉन 2a। अब चूंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है तो इसके दो आंसर आएंगे, तो पहला आंसर भी हम माइनस बी अपॉन 2a मान लेंगे, दूसरा आंसर भी माइनस बी अपॉन 2a मान लेंगे, यानी दोनों आंसर कैसे हो गए, सेम। तो दो रूट सेम आएंगे ऐसा बोलेंगे। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल, और क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते समय ये निगेटिव हो गया, तो किसी भी निगेटिव नंबर को हम रूट उसका सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर ये आगे गाड़ी जाएगी ही नहीं और इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस कहानी में हम बोल देंगे कि अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो रूट कैसे हो जाते हैं, इमेजनरी। इतनी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी, बाकी इसके पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही चीज है, ये अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, माइनस बी अपॉन ए, ये वाला करेक्ट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी अपॉन ए। द फॉर्मूला फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है, देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब मिस्टेक हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे आप। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं अपन ना, देखते जाइएगा। यहाँ से गाड़ी हमारी शुरू हो रही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 2 का मतलब है x माइनस 2 दो बार है, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। दो बार 2 मिला, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव वाले ये रहे ऑप्शन, ये करेक्ट है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, पाँचवा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। दोनों में x, देखिए इसमें ये कांस्टेंट नंबर नहीं है कोई, x वाले टर्म्स हैं, कांस्टेंट नंबर 0 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए x कॉमन ले लीजिए, ये बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो ये तो ठीक है, एक x की वैल्यू 0 मिल गई, 7 उधर जाके ऐसा हो गया, x की दो वैल्यू क्या होगी, 0 और 7। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कोई 0 और 7, पहला ऑप्शन है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। इस फॉर्मूले के अंदर रूट के अंदर जो चीज़ होती है वही डिस्क्रिमिनेंट होती है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कौन होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, रूट के साथ बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में ये रूट के साथ दिख रहा है, लेकिन ये पूरे रूट के साथ डिस्क्रिमिनेंट नहीं कहा जाता, सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो इसको याद रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक, फिर से देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट अल्फा एंड बीटा इज, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सिर्फ हमको रूट दिया अल्फा और बीटा, तो उसका ढांचा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसको पहचान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसको पहचान लो, इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर माइनस लगता है, यहाँ प्लस लगता है, बाकी सब मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। अगला, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो रूट क्या हो जाएगा, ये देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रूट कैसा हो जाता है, इक्वल और रियल, और दोनों रूट क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a। तो अगर डी 0 हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट का नेचर बताइए। पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर ना। इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हमको नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c निकालिए। a कितना है 4, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो साइन के साथ ले लीजिए -1, और c कितना है 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -1 का स्क्वायर -4, a कितना है 4 और c कितना है 1। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, 4 4 जा 16। अब
ये आंसर क्या आ गया, -15, निगेटिव आया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो रूट कैसा हो जाएगा, इमेजनरी। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, इमेजनरी एंड अनइक्वल रूट्स। इक्वल तो होते ही नहीं है, इमेजनरी में हमेशा अनइक्वल रूट ही होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट एंड वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट दिया है 0 और एक रूट दिया है 5, देन अदर रूट इज, देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो दोनों रूट कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो एक रूट की वैल्यू जो भी होगी दूसरे रूट की वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पे समझिएगा, डिस्क्रिमिनेंट एंड वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0 एंड 5। डिस्क्रिमिनेंट कितना दे दिया, 0, इसका मतलब है दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल और रियल। तो एक रूट अगर 5 है तो दूसरा भी क्या होगा, 5। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना होता है, तो आंसर है मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो रूट भी कितने निकलेंगे, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए शर्त क्या है, वही जो पॉलिनोमियल के लिए शर्त थी, यानी जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो ये इसका होल नंबर नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए दूसरी शर्त क्या है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 ये है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। बाकी किसी में मैक्सिमम पावर 2 नहीं दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये ऑप्शन सही है, या ये भी गड़बड़ हो सकता है आई थिंक, थोड़ा सा इसको अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं ना। हाँ जी, इसमें गड़बड़ी ना हो, इसमें मिस्टेक क्या हो जाएगी, देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये x इससे मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा, तो पावर 3 बन जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 और ये x इधर जाके x हो जाएगा, इधर आके -x हो जाएगा, तो x² - x + 1, तो इसमें x² बना और सबका पावर होल नंबर है, इसलिए ये होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर 1 है, पावर 2 होना चाहिए था, इसमें पावर हाफ है, ये भी नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहला वाला होगा। उम्मीद है इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए शर्त क्या है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल का और सारे पावर होल नंबर होने चाहिए। देखिए x से मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है। ये भी मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है। a - b का होल स्क्वायर जब खुलता है तो a का स्क्वायर होगा, x² बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है। इसमें x का पावर 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी वही चीज़ चेक करना है जो यहाँ पूछा गया है। इसमें क्वाड्रेटिक कौन है, देखो इसका एलसीएम लोगे x² बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है। ये मैक्सिमम पावर कितना है 2, लेकिन इस x का पावर क्या है 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है और सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये वाला c/a, तो इसमें c कौन है 3, a कौन है 2, तो 3/a इसका आंसर होगा, 3/2 ये वाला, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक कौन है, तो आंसर है ये, जब आप एलसीएम लेंगे x पावर 3 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं क्योंकि पावर 1 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। इसमें √5 के साथ लगा है, x² के साथ नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, जल्दी जल्दी देखिए, एक का दो का क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट निकलते हैं 2, तो इसमें 2 लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 डिग्री, यानी मैक्सिमम पावर होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, ये देखिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय मैथमेटिशियन, उनका नाम आपको लिखना है, उनका नाम है श्रीधर आचार्य, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट d = 0 देन बोथ द रूट्स आर, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो दोनों रूट क्या हो जाते हैं, इक्वल, और कितना होता है -b/2a, तो जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं और -b/2a भी लिख सकते हैं दोनों। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए तो दो अलग अलग रूट आते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो दो अनइक्वल रूट आते हैं, दोनों रियल होते हैं, तो जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, तो यहाँ रियल एंड अनइक्वल लिखा है, लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है यानी निगेटिव है, तो रूट कैसे होते हैं, इमेजनरी और अनइक्वल, ठीक है, इमेजनरी एंड अनइक्वल, ठीक। द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इसका रूट का सम क्या होगा, -b/a होता है सम ऑफ रूट, तो -2/3 हो जाएगा, ये देखिए -2/3। द प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, तो इसमें c क्या है -24 और नीचे 1, तो -24 ही होगा। सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का सम क्या होगा? सम होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 8 अपॉन 1, तो 8 ही हो जाएगा, दिस इज 8। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रू और फॉल्स भी इसमें पूछा जाता है कभी कभार, इक्का दुक्का, तो आप इनको भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम 2 रूट, यस ट्रू है। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल, बिल्कुल सही। डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है तो रियल रूट निकलता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव देन रूट्स आर इक्वल, आंसर है नो, ये फॉल्स हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट निकलता है और अनइक्वल रहता है, इक्वल नहीं रहता। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो देन रूट्स आर नॉट इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, आंसर है यस, ये देखो पूछा जाता है। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल सही, माइनस बी अपॉन ए ही होता है, ये भी ट्रू हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए, बिल्कुल सही। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, बिल्कुल सही, ये भी इसका भी इक्वल होगा क्योंकि x माइनस 2 दो बार लिखेंगे और दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर दो बार लिखेंगे, दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको दोनों में आंसर सेम मिलेगा, वैल्यू सेम है, तो मतलब दोनों के रूट कैसे हैं? इक्वल। b इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज नॉट कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर है नो। अगर b 0 भी हो जाएगा तो भी ये मैक्सिमम पावर 2 तो दिखेगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो ये फॉल्स हो गया आपका। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 0 एंड 7, आंसर है यस। इसको सॉल्व करके देखिए 0 और 7 ही आपको मिलेगा, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ओके, इसके क्वेश्चन हमने लगभग कवर कर लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP B ओनली, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, कि कुछ भी हो सकता है? तो हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, AP की बात आई है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं nth टर्म निकालने के लिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस और n होता है नंबर ऑफ टर्म, और an होता है nth टर्म में लिखा हुआ नंबर। और nth टर्म n टर्म को जोड़ने के लिए सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, कॉमन डिफरेंस d जो है वो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, nth टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो उसका nth टर्म क्या होगा? यही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो जहाँ पर भी हमको ये ऑप्शन दिखेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए ध्यान से, a के बाद प्लस आता है, n माइनस 1 डब्बे में रहता है और ये d मल्टीप्लाई में रहता है और यहाँ बीच में माइनस रहता है, तो ये मैच कर लीजिए। फिफ्थ टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज √5। एक AP है, ध्यान से समझिए, पहला कौन सा क्वेश्चन है जी? ये तीसरा। फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, यानी A5, और कॉमन टर्म जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है। अब इसमें क्या दिया है देखिए, यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, इसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। पहला टर्म कितना बताया है? हुज फर्स्ट टर्म इज़ 5, तो फर्स्ट टर्म की जगह मैं 5 लिख देता हूँ। और फिफ्थ टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 5 माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। देखो फर्स्ट टर्म की जगह 5, पाँचवा टर्म निकालना है तो टर्म का नंबर 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? √5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस √5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 5 इंटू √5, 5 √5, √5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 √5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। और ओके ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप। √5 साथ में सॉल्व हो जाएगा, देखिए, या यहीं से कर लेते। 5 माइनस 1 कितना होता है? 4, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से भी बन जाएगा। 5 √5 में 1 √5 चला गया, कितना बचा? 4 √5। ये तो पाँचवें टर्म का जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा 5 प्लस 4 √5, 5 प्लस 4 √5, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन AP 3, 5, 7 देयर आर 15 टर्म, इट्स लास्ट टर्म विल बी। इस AP में टोटल 15 टर्म है, तो आखिरी टर्म कौन सा होगा? 15वां टर्म। तो इसका 15वां टर्म निकालना है। AP क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, चौथा क्वेश्चन है। इसको पहले से डिक्लेयर किया गया है कि ये AP है। AP क्या लिखा हुआ है? 3, 5, 7, और इसमें टोटल 15 टर्म है, 15, तो यहाँ पे कुछ होगा A15, 15वें टर्म का नंबर, यही हमको निकालना, और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म हम क्या निकाल सकते हैं? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करके, यानी 2, और अपने को
कौन सा टर्म, अगर इसमें 15 टर्म है तो n कितना हो जाएगा 15, टोटल 15 टर्म है और हमको क्या निकालना है 15वें टर्म का नंबर, यही लास्ट टर्म है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है 3, 15 टर्म है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो गया 3 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 प्लस 14 दूनी 28, 28 और 3 कितना होता है 31, यही हो जाएगा हमारा 15 टर्म, 15वां टर्म यानी लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 31 है क्या कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एरिथमेटिक मीन ऑफ √3 + 1 √3 - 1। मीन का मतलब होता है दोनों को जोड़ो, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। तो जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड करेंगे। एक नंबर ये हो गया प्लस, दूसरा नंबर है √3 - 1, दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड कर दिए, +1 - 1 कैंसिल हो गया, √3 + √3 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ √3, ये इसका मीन हो गया, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। तो √3 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। द एरिथमेटिक मीन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, देखिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, a/5 प्लस माइनस a/5 डिवाइडेड बाय 2, तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ये हमारा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन AP 2 4 6 8 देयर आर 10 टर्म, टोटल 10 टर्म है, व्हाट इज द लास्ट टर्म, 10वां टर्म ही इसका आखिरी टर्म होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये है 7वां नंबर ना, फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे 4 - 2, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करके, ये भी 2 आ जाएगा, और टोटल कितने टर्म है 10, और हमको 10वें टर्म का नंबर निकालना है, फार्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, पुट कर देते हैं, दिस इज 2, 10 टर्म -1, कॉमन डिफरेंस भी 2, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई पहले होता है, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 10वें टर्म का नंबर क्या होगा 20 होगा। इसमें ऑप्शन कोई है क्या, जी बिल्कुल ये ऑप्शन है, करेक्ट है। इन एन AP देयर आर 5 टर्म, इसमें टोटल 5 टर्म है, इट्स लास्ट टर्म विल बी, 5वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा, तो उसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए 8वां क्वेश्चन, पहला टर्म इसमें क्या दिया हुआ है 7, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 13 - 7, 13 - 7 कितना हो जाएगा ये 6, ठीक, टोटल कितने टर्म बताए उसने 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, और हमको क्या निकालना है 5वें टर्म का नंबर, सेम फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, a की जगह 7, 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 7 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 4 जा 24, और 24 में 7 जोड़ दीजिए 31, इसमें भी 31 आएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन AP देयर आर 9 टर्म, इट्स लास्ट टर्म विल बी, बिल्कुल इसी प्रकार से बना लेंगे आप लास्ट टर्म, तो मैं अब डायरेक्ट करूं, इसी फॉर्मूले में रख देता हूं, 9वां नंबर है A D N और AN, ये हमको निकालना है ना, तो इस AP में 9 टर्म है टोटल, तो n की वैल्यू तो 9 हो गई, पहला टर्म 1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और हमको क्या निकालना है लास्ट टर्म यानी 9वां टर्म, 9वें टर्म का नंबर निकालना है, सेम फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है ना, ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 9 - 1 हो गया, और d कितना है 2 हो गया, 1 प्लस दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 1 प्लस 16 हो गया, यानी 17 इसका आंसर आएगा। कोई ऑप्शन हमारे पास है 17, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, 11 - 5 6 होगा, तो 6 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर A प्लस A एंड B, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, ये है इसका मीन। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 6 एंड 4, दोनों को जोड़िए 10 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 हो गया, ये इसका ऑप्शन हो गया। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 4 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 5 एंड -3, 5 में से 3 को घटाइए, कितना बचा 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए 1, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। सम ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड लास्ट टर्म इज AN, हाँ, एक AP जिसका फर्स्ट टर्म A हो और लास्ट टर्म AN हो, तो इसके लिए सम का फॉर्मूला एक शॉर्टकट वाला होता है, n/2 दिस इज A
प्लस AN, बस यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जहाँ पर भी दिखेगा ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब थोड़े से इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी इसमें पूछे जाते हैं। इक्का दुक्का 2018 में आया है और एक आध क्वेश्चन 2023 में इसके ट्रू फॉल्स से आया है। तो जल्दी से बनाते हैं। देखिए, इन एन AP 2 2 2 2 2 द कॉमन डिफरेंस इज, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करिए, 2 - 2 0, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट टर्म इज कॉल्ड, दो लगातार टर्म के बीच के डिफरेंस को, जैसे ये दो लगातार टर्म के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दिस इज कितना, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करो, 15 में से 11 गया 4। द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म इज नोन एज, एक ऐसा AP जिसमें बहुत सारे टर्म हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। खाली यहाँ इस नाम के आगे इन्फिनिट लगा लीजिएगा, इन्फिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन्फिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज, एरिथमेटिक मीन मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो A + B डिवाइडेड बाई 2। द एरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर 3 एंड 5 इज, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। एरिथमेटिक मीन, ये मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, मीन में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड, इसको जोड़ोगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही आएगा। nth टर्म ऑफ AP इज 2n - 1, देन थर्ड टर्म, ये इसका nth टर्म है। इसको देखिए, इस तरह के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। nth टर्म को कैसे दिखाना है, AN से, कितना दिया हुआ है 2n - 1, तो इसमें थर्ड टर्म निकालना है, तो n की जगह 3 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ n आए वहाँ वहाँ 3, 6 - 1 कितना हो गया 5, तो ये तीसरा टर्म इसका 5 होगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था जी, ये 8वां वाला। 9वां है, इफ सम ऑफ n टर्म इज Sn, n टर्म का सम Sn है, एंड सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म इज Sn - 1, देन nth टर्म विल बी, तो इसका nth टर्म कितना होगा, इसको देखिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn, एक AP में n टर्म है, ऐसे समझिए। देखिए, ये एक AP है, A1 A2 A3 ऐसे करके इसमें बहुत सारे टर्म हैं, कोई टर्म है AN। ठीक, इसमें बहुत सारे टर्म हैं, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इन पूरे टर्म n टर्म को जोड़े, तो n टर्म का सम कितना आया Sn, यही लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn, तो ये पूरे जितने भी टर्म है इसमें सबको जोड़े तो कितना आ गया Sn आ गया। फिर बोलता है एंड सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म इज Sn - 1, और n से एक टर्म पीछे ये क्या होगा n - 1। अगर हम इतने टर्म जोड़ते हैं तो इसका सम कितना आता है Sn - 1, इन पूरे टर्म का सम Sn और एक टर्म पीछे तक n - 1, इतने पूरे टर्म का सम जो है Sn - 1। तो हमसे क्या पूछता है, nth टर्म बताओ, nth टर्म विल बी, यानी ये वाला टर्म कौन सा होगा, तो इसका आंसर इस पूरे सम में से इस सम को माइनस कर दीजिए। तो nth टर्म कैसे निकलेगा, पूरे n टर्म के सम में से n - 1 टर्म के सम को माइनस कर दीजिए, ये हमको an मिल जाएगा, nth टर्म का नंबर मिल जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन होगा, यानी Sn - Sn - 1 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स देखते हैं हम जल्दी से। ट्रू फॉल्स में पूछा है द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज 55, जी बिल्कुल, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों को जोड़ने से 55 आता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है, आप इसको चेक कर सकते हैं जोड़ के। ठीक, एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज A + B डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल ठीक, ये हम चार बार डिस्कस कर चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल सही, दो लगातार टर्म के बीच के अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ए सीरीज A1 A2 A3 A4 इज सेड टू बी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ A2 - A1, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करके A3 - A2, A3 से A2 को माइनस किए, A4 से A3 माइनस किए, सब बराबर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ए सीरीज इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, ये सब बराबर है यानी इनको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, चौथे का ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो इसको हम AP बोलेंगे, बिल्कुल करेक्ट। देखिए चौथा ट्रू है, बिल्कुल सही। द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म आर A, L, N रेस्पेक्टिवली, उस AP का सम बताइए, n टर्म का सम, जिसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A हो, लास्ट टर्म L हो और नंबर ऑफ टर्म n हो, तो जी बिल्कुल ठीक, यही फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला हमने नोट किया था, नंबर ऑफ टर्म n हो, फर्स्ट टर्म A हो और लास्ट टर्म अगर AN है तो यहाँ AN लिख देंगे, और लास्ट टर्म अगर L है तो यहाँ L लिख देंगे, A + L n/2, बिल्कुल सही है। ठीक, nth टर्म ऑफ AP ऑफ n टर्म इज दिस, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने यहाँ पर बनाया, एक एग्जाम्पल भी था, इसको आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन इधर गया, ये है 9वां, अभी अभी यहाँ हमने डिस्कस किया, ये वही सवाल है। nth टर्म ऑफ AP इस तरह लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP
इसका क्या कॉमन डिफरेंस -1 होगा, तो आप इसको आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर करके चेक कर सकते हैं कि इसका -1 आता है कि नहीं आता। अब ये पहले से AP डिक्लेयर है तो आप इसको चेक कर लीजिए। 3/2 कितना होता है, 1.5, 1.5, 1/2 होता है 0.5। तो ये 0.5 से अगर आप 1.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा या 1 आएगा। आधे में से 1.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, तो निगेटिव साइन इसमें आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ट्रू है ये 7 नंबर ट्रू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर नंबर 5, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट इसके हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और हम कोशिश करेंगे। देखिए 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो यहीं पे हो गई 4 चैप्टर में। तो ऐसा करते हैं, अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं पार्ट्स में। तो 5 चैप्टर हम एक वीडियो में कवर कर लेते हैं, अगले 5 चैप्टर एक वीडियो में और नेक्स्ट 5 चैप्टर अगले वीडियो में। तो टोटल 3 पार्ट इसके हम बना लेते हैं। एक वीडियो में सारी चीज़ें कंपाइल कर पाना, 3 घंटे की वीडियो वैसे भी आप देखना पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से इसको ब्रेक कर करके बनाते हैं, तो आसानी के साथ ये बन जाएंगी। और बाद में हम तीनों पार्ट को फिर मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बना लेंगे अलग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ अमाउंट x इज डिवाइडेड इन द रेशियो A:B:C, देन इट्स फर्स्ट पार्ट इज। कोई पैसा है x, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले को देना है A गुना, दूसरे को देना है B गुना, तीसरे को देना है C गुना। तो उसका पहला जो आदमी मिलेगा उसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसका आंसर इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि 1 गुना कितना होता है। तो 1 गुना आप मान लीजिए कुछ भी, x मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ भी। तो इसमें पहला पार्ट का हमारा जो फार्मूला है वो इस तरह बनता है। अब ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, यानी पहले आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आंसर है AX डिवाइडेड बाय तीनों का सम। अगर दूसरा पार्ट पूछता तो हम यहाँ लिख देते BX डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तीसरा पार्ट अगर पूछता तो यहाँ पे हम लिख देते CX डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक, दूसरा है द फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसके इंक्रीज होने का परसेंटेज किस तरीके से लिखा जाएगा। तो उसका बेसिक फॉर्मेट होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, इफ 6 is to x proportionate to x is to 54 then value of x is। ये प्रोपोर्शनेट का यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं। 6 is to x proportionate to x is to 54। तो रेशियो को ऐसे लिखा जाता है 6/x, प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वल होता है, दिस इज x/54। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब ये स्क्वायर जब आप उधर भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा 6 × 54। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ 9 × 6, 6 9 जा। तो फिर से देखिए 6 × 6 हो गया और 9 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, एक 6 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एंड 6 3 जा 18। 18 इसका ऑप्शन होगा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 18 अगर हमको ऑप्शन में दिखता है तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ये द मीन प्रपोर्शन ऑफ A एंड C इज, A और C का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, बीच वाला। तो इसको ऐसे समझिए, मीन प्रपोर्शन को ऐसे लिखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक नंबर है A, एक नंबर है C और मीन प्रपोर्शन इनके बीच में लिखा जाएगा B, और इसको हम ऐसे लिखेंगे डॉट लगा के। अब अगर 3 लेटर रहता है प्रपोर्शन में तो इसको हम बीच वाले को 2 बार लिखते हैं ताकि बीच का प्रपोर्शनल साइन कवर हो जाए। अब बाकी चीज़ वैसे ही है, A/B, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल, और इसको क्या लिखना है, B/C। मीन प्रपोर्शन याद रखना B है, B की वैल्यू बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, B × B, B स्क्वायर, और A × C, ऐसा हो गया। अब B अगर हमको निकालना है तो ये √AC हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब रूट से बाहर निकलती प्लस माइनस में निकलती है, ये इसका मीन प्रपोर्शन का वैल्यू है √AC। प्लस माइनस के साथ आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए B वाला है। इफ़ ABCD आर इन प्रपोर्शन, ये चारों अगर प्रपोर्शन में है, देन A एंड D इज़ नोन एज, इसको ऐसे समझिए ABCD, अगर ये इस तरह से प्रपोर्शन में है, ठीक, तो ये वाला A और ये वाला D क्या कहलाता है, आखिरी में लिखे हुए चीज़ों को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म, और बीच वालों को बोलते हैं मिडिल टर्म। तो ये याद रखिएगा। तो जो लास्ट में फंसते हैं उनको एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी x एंड क्वांटिटी y ऑल्सो डिक्रीजेस। इफ़ ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यदि हम x को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, y भी घटता है और बढ़ता है। देखिए पहले क्या लिखा, इफ़ ऑन इंक्रीजिंग x y ऑल्सो डिक्रीजेस, x को बढ़ाने से y घटता है, और डिक्रीजिंग x, x को घटाएं
तो y बढ़ता है, इंक्रीज बाद में लिखा है। देन द करेक्ट रिलेशन, यानी हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरा घट जाता है। ये कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन होता है। आगे देखिए जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं 2018 में 23 में, रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो, दो रेशियो अगर बराबर हो जाए, जैसे ये देखो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन होना। तो यहाँ पर दो रेशियो अगर इक्वल हो जाए इसको प्रपोर्शन बोलते हैं। थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 18 और 6, ये कैसे निकालते हैं? देखिए 18 और 6 का थर्ड प्रपोर्शन, तो ये पहला प्रपोर्शन हो गया, ये दूसरा प्रपोर्शन हो गया। मान लो तीसरा प्रपोर्शन x है, हमको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है x। अब बीच वाला मिडिल हो जाता है, तो मिडिल वाले को दो बार लिखते हैं। ये कौन सा प्रश्न है जी? नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो बीच वाले को दो बार लिखना है। 6 मिडिल बन गया, प्रपोर्शन साइन लगा के दो बार लिख लिए x। अब बिल्कुल काम वैसे करना है, 8/6 प्रपोर्शन का मतलब इक्वल, और 6/x, x की वैल्यू हमको निकालनी है, x हमारा थर्ड प्रपोर्शन है। ये कटेगा, 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है। अब आप x को उधर ले जाइए, 3 को इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 6/3, ये तो 1 है, तो 3 इधर x इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये इसको काट के कितना बना देगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 2। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन के लिए क्या करना है? घबराना नहीं है, मीन प्रपोर्शन लिखा है, एरिथमेटिक मीन नहीं है जो उसके पहले हम बना रहे थे। 5 और 20 का मीन प्रपोर्शन, ये है 5, ये है 20, मीन प्रपोर्शन यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन ये 3 ठो हैं, तो 3 जब होते हैं तो आप बीच वाले को प्रपोर्शन लगा के दो बार लिखते हैं ऐसे, और उसके बाद 5/x इक्वल टू x/20 रेशियो में लिख लिए। x को मल्टीप्लाई करेंगे, x², 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब x से 2 जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। 5, 20 को क्या लिखना है? 5 4 जा, ठीक, देखते जाइए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 को क्या लिखना है? 2 × 2, इसका जोड़ा बन गया, एक 5 बाहर निकल गया, एक 2, और ये कितना बन गया? 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। कोई ऑप्शन है हमारे पास? ठीक, ±10 है, बिल्कुल। रूट से जब भी कोई चीज़ बाहर निकलती है प्लस माइनस में निकलती है, तो +-10 हो जाएगा ये। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए, फटाफट बनाते हैं यहाँ पर हम। द स्पीड ऑफ ए बस एंड टाइम टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस इज, खाली स्थान टू ईच अदर। बस की स्पीड और पहुँचने में लगने वाला समय एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनेट होते हैं? डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इन्वर्सली। कैसे? अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय में जर्नी पूरी हो जाएगी, और स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरी कम हो जाती है, तो इसमें इस समय दोनों क्वांटिटी कैसे रिलेट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, लिख लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश अ वर्क इज, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो कम टाइम में काम पूरा हो जाएगा, कम लेबर लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, रेशियो ऑफ 1/2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज, अब दोनों अलग अलग यूनिट में है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, देखिएगा ना। 1/2 मीटर यानी आधा मीटर, हाफ मीटर। एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो आधे मीटर में कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों रेशियो सेम हो गए, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 1:1। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप? 1:1। द रेशियो ऑफ 20% इज, 20% का रेशियो कैसे लिखेंगे? 20 और परसेंट को ऐसे नीचे लिखते हैं, एक एक जीरो कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, दिस इज 1/5 यानी 1:5 ऐसे लिखा जाएगा इसका आंसर, 1:5। द रेशियो ऑफ द, ठीक है ये हो गया। द 10% ऑफ 40 लीटर इज, 40 लीटर का 10%, 40 लीटर का 10%। तो कैसे लिखोगे? परसेंटेज को हम लिखते हैं अपॉन 100, और ये हो गया 40 लीटर। एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, कितना बचा? 4। तो इसका आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख लेंगे। इफ 7:3 प्रोपोर्शनेट टू 21 × x, देन x कितना होगा? तो बहुत आसान है, 7/3 इज इक्वल टू 21/x। 7/3 इज इक्वल टू 21/x। x को इधर बुला लीजिए, बाकी नंबर उधर भेज दीजिए। 3 ऊपर पहुँच गया, 7 नीचे, ये कट गया, और 3 3 जा 9 हो गया। x की वैल्यू 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख लेंगे। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी, बी मीन प्रोपोर्शन होता है, किसके बराबर होता है? √AC, अंडर रूट प्लस माइनस √AC के बराबर। तो ये हम पहले कर चुके हैं। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 6 विल बी, 12 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा? यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये है 12, बनाया तो नहीं पहले कहीं, ठीक। ये है 6 और थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लीजिए, तो 6 को 2 बार लिख लेंगे प्रोपोर्शनल का साइन लगा के ऐसा। तो ये हो गया 12/6 और ये हो गया 6/x।
तो ये तो कट गया 2 टाइम, 6 2 = 12, x इधर बुला लीजिए और 2 को नीचे कर लीजिए, x = 3। आंसर कितना आ गया? थर्ड प्रोपोर्शन 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से इनको बना लीजिए। 18 और 6 अभी अभी हमने बनाए हैं, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकाला है, 2 आया था। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 6, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला। तो मीन प्रोपोर्शन किसका? 2 और 6 का। ये 2 है और ये 6, मीन प्रोपोर्शन मान लो x है, तो मीन प्रोपोर्शन को 2 बार लिखते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए प्रोपोर्शन में x 2 बार। अब एक बार 2/x हो जाएगा, एक बार x/6 हो जाएगा, x² और ये 2 × 6, अंडर रूट में आ गया 2 × 6, ये x बचा। अब आप क्या करेंगे? दिस इज़ 2 और 6 को क्या लिखेंगे? 2 × 3, इसका जोड़ा बन गया, 2 बाहर लेकिन 3 फंस गया और ये प्लस माइनस दोनों में आप लिखेंगे। तो x की वैल्यू 2√3 प्लस माइनस में यहाँ पे लिख लेंगे। If 16:4:x then value of x will be, थर्ड प्रोपोर्शन है, बिल्कुल इसी तरह से आप बना लेंगे जैसा यहाँ पर हमने बनाया है, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। फिर इधर देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है। x 18 और 54 then value of x will be, तो इसको किस तरह से बनाएंगे देखिए। यहाँ पर बनाते हैं हम x = 18 = 54, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें बीच में कौन सा नंबर है? 18, तो ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन को 2 बार लिखना है, ऐसे बीच वाले को 2 बार। अब आप एक बार लिखेंगे ऐसा और इक्वल लगा के 18 / 54, 18 उधर भेज दीजिए। x = 18 × 18 / 54। 18 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 54 आ जाए? 18 से ये कटता है, ठीक है। 18 दूनी 36, 3 टाइम पढ़िए, 8 3 24, 3 टाइम, ठीक करके देख लीजिए। 8 3 24 और 3 1 3 2 5, 3 टाइम करता है और 3 6 जा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे आप 6 लिख लेंगे। इफ़ 12 6x then value of x, ये थर्ड प्रोपोर्शन वाला है, बिल्कुल बना लेंगे आप। 12 और 6 का अभी अभी हमने एक बनाया था, ये है 12 और 6 का, बिल्कुल ये आंसर इसी के जैसे मैच होगा, x = 3 आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। ट्रू फॉल्स देखिए यहाँ से नहीं पूछा जाता, तो हम ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो हो गया। इसमें 5 चैप्टर के MCQ हमने कवर कर लिए। इसके बाद अगली वीडियो में हम चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक के MCQ कवर करेंगे। उसके अगली वीडियो में फिर अगले पार्ट, क्योंकि इकट्ठा 3 घंटे की वीडियो बनाना सही नहीं है और उतना टाइम आप दे भी नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।